नमस्कार, आवाज़ हरियाणा पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं किसान मजदूर नेता आज़ाद सिंह मीराण जी, जो 24 घंटे किसान और मजदूर के लिए सड़कों पर संघर्ष करने के लिए ये जाने जाते हैं। इनको वैसे कॉमरेड के नाम से भी पुकारा जाता है। कॉमरेड साहब, आज़ाद जी, आपका हमारे चैनल आवाज़ हरियाणा पर हार्दिक स्वागत है। नमस्कार जी। और मैं आपके चैनल आवाज़ हरियाणा को बधाई देता हूं और साथ में जो आपकी टीम है उसको भी बधाई देता हूं जो आज हमारे यहां पहुंचे। कॉमरेड साहब, जो मज़दूर तबका है उसके आप एक यूनियन के पदाधिकारी भी हो और आप मज़दूरों के काम भी करते हो, तो आप लोगों के बीच में खास करके मज़दूर वर्ग के अंदर आप आते जाते रहते हो, तो मज़दूरों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है आमतौर पर? मैं उन समस्याओं को जानने के लिए आपके पास आया हूँ। ऐसा है, मैं जो यूनियन में काम करता हूं भवन निर्माण यूनियन है। यूनियन का नाम भवन एवं अन्य निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा, रजिस्ट्रेशन नंबर 1995। तो ये जो निर्माण से संबंधित जितने भी मजदूर मिस्त्री है उनका रजिस्ट्रेशन होता है हरियाणा में। बोर्ड है भवन एवं अन्य सह निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड जी। इसका गठन भी काफ़ी लंबी लड़ाई मजदूरों ने लड़ी थी, तब इसका गठन हुआ था जी। और उसके तहत मजदूरों को बेनिफिट मिलता है। और अब जो आप समस्या की जो बात कर रहे हो, जब से बीजेपी सरकार आई है और ये जो ऑनलाइन का जो सिस्टम किया है उसके बाद मजदूर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ऑनलाइन के अंदर मजदूरों को क्या तकलीफ होती है? ऑनलाइन के अंदर एक तो मजदूर को पूर्ण जानकारी नहीं है जी। जो ऑनलाइन प्रक्रिया है उसके तहत उसके अंदर कहीं ना कहीं अनपढ़ता भी एक बड़ा ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। और जो सीएससी पे आज जो काम दिया है यूनियन से अलग, तब से मजदूरों की लूट भी हुई है। बहुत ज़्यादा परेशानी है। और जो पटवारी है, सेक्रेटरी है, जेई है, जो ऐसे ऐसे जो अधिकारी इन्होंने नॉमिनेट किए हैं साइन करने के लिए, जो वेरीफाई करते हैं वर्क स्लिप को, वहाँ भी बहुत ज़्यादा परेशानी है। ऑफिसों के जो चक्कर लगा रहे हैं और वेरीफाई नहीं हो रहे हैं वो, तो इसकी वजह से बोर्ड इनके जो लाभ के जो फार्म है, चाहे कन्यादान हो, डेथ हो, छात्रवृत्ति हो, साइकिल औजार है, ये सभी ऑब्जेक्शन लगाकर रिजेक्ट कर रहे हैं। तो इनका हल कैसे निकले? ये जो यूनियन जो बनी थी, ये एक जो बोर्ड का गठन हुआ था तो उसमें एक संविधान लिखा गया था। उसके तहत जो निर्माण की जो यूनियन है बोर्ड से रजिस्टर्ड है जी। और वो रजिस्टर्ड जो यूनियन है वो जो वर्कर्स है, जो मजदूर है, मिस्त्री है, उसको वेरीफाई करेगी। पहले होता था, ऑफलाइन था, तब जितनी भी जो कॉपियां हैं वो सभी यूनियनों के थ्रू वर्कर को वेरीफाई करके रजिस्ट्रेशन हुआ था। कहीं ना कहीं वहाँ मजदूरों के लूटने के चांस ज़्यादा नहीं रहते? नहीं, यूनियन जो है वो रियल मजदूर के और यूनियन के जो रूल रेगुलेशन के हिसाब से जो यूनियन ने जो पैसा तय किया है वो मजदूर से लेते हैं और उसको रसीद देते हैं। जो यूनियन है उसकी मेंबरशिप होती है, उसका क्या रिकॉर्ड है, कितना पैसा आया है और किस तरीके से लिया गया है। सरकार के आंकड़ों में जो रजिस्टर्ड मजदूर है उनके लिए आज फिलहाल क्या क्या स्कीमें चल रही है और उनका कितना लाभ लोगों को मिलता है? ऐसा है, जो बोर्ड की स्कीमें हैं लगभग 32 स्कीमें ऐसी है जो वर्कर को दी जानी चाहिए, लेकिन अभी जो फिलहाल 4-5 जो मुख्य स्कीमें हैं वो ही मिल रही है। जैसे कन्यादान हो गया, डेथ होगी, छात्रवृत्ति होगी, साइकिल औजार है, मातृत्व पितृत्व है, मुख्यमंत्री महिला सम्मान है। ये ऐसे जो मुख्य स्कीमें हैं यही मिल रही है। बाकी जो बोर्ड की जो गाइडलाइन के हिसाब से 32 स्कीमें ऐसी है जो मिलनी चाहिए, जिसमें मकान बनाने के लिए ऋण है बगैर किसी ब्याज दर पे, आसान किस्तों में, वो भी है। उन पे ऐसी कुछ कंडीशनें हैं जो वो मजदूर के पास ऐसे वो पूरी नहीं कर पाता। सरकार के समक्ष आप क्या मांग रखते हो कि मजदूर वर्ग किसी भी तरह से परेशान ना हो? मैं सरकार के समक्ष यही मांग रखूँगा कि पहले जैसे यूनियन थी वैसे यूनियन बहाल करें
और यूनियन को अथोराइज करें। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दो जो पदाधिकारी है, प्रधान सेक्रेटरी है, वो उनकी मजदूर की वेरीफाई करे। और अगर सरकार को ये लगता है कहीं यूनियन भी उसमें सम्मिलित है भ्रष्टाचार करने में, तो यूनियन को उसकी वेरीफाई यूनियन की बोर्ड करे। अगर यूनियन कोई भी ऐसे मिलती है कि भाई इसमें गलत तरीके से रजिस्ट्रेशन हुआ है और गलत तरीके से पैसा मजदूरों को दिलाया जा रहा है, तो उसको रेड लाइन करे। बिल्कुल, सभी यूनियनों को ऐसे मतलब आप निरस्त करना, ये मतलब मजदूरों के हित में नहीं है, मजदूरों के खिलाफ है। लेकिन आप संघर्ष करते हो कि मजदूरों का हित की लड़ाई आप हमेशा लड़ते रहते हो। जी। इसी के साथ आप कल भी जंतर मंतर पर खिलाड़ियों के लिए समर्थन में गए थे कि इस देश का मान सम्मान बढ़ाने वाले जो खिलाड़ी है उनके समर्थन में भी मैं दिल्ली जाऊं। आप दिल्ली गए भी, तो वहाँ आप खिलाड़ियों के प्रति क्या मानते हो? उनके साथ आज क्या जास्ती हो रही है? देखो, आज जो बहन बेटी है वो सभी की है, और जो हमारी बेटियां बहन वहाँ जो जंतर मंतर दिल्ली पे बैठी है वो देश का गौरव है। उनके साथ जो अभद्र व्यवहार और ये जो शोषण करने वाली जो ये खबरें हैं, किसी को शौक नहीं है कि आंदोलन करे, वो मजबूरी है क्योंकि अन्याय नहीं मिल रहा है। अन्याय के खिलाफ आज की जो ये बीजेपी सरकार है, इसमें अगर न्याय चाहिए तो आंदोलन करना पड़ेगा, धरना देना पड़ेगा। ये बड़े शर्म की बात है कि हमारे देश का नाम इतना ऊंचा करने वाली, जैसे पीछे मोदी साहब ने जो घर घर तिरंगा की जो बात कही थी, हमारा जो तिरंगा है वो विदेशों में भी लहराया है बेटियों ने, और आज वो जंतर मंतर पर अपने न्याय के लिए, न्याय मांगने के लिए धरना दे रही हैं। और मतलब एक मैं मतलब बड़े शर्म की बात कहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री ने आज तक उनके पक्ष में एक भी शब्द नहीं कहा है, और कर्नाटक में चुनाव प्रचार में मतलब रोड शो कर रहे हैं। ये बड़े शर्म की बात है। मतलब देश के प्रधानमंत्री और देश को गौरवित करने वाली जो हमारी बहन बेटियां हैं, वो दिन रात इतनी मुश्किलों में वहाँ बैठी है। और एक और भी है, जो दिल्ली की पुलिस है जी, वो भी उनके साथ अभद्र व्यवहार कर रही है। मतलब ऐसा ज़मीर जो है वो इतना मर गया है कि हमें अपने ऊपर भी लेके देखना चाहिए कि हमारी बहन बेटियों के साथ अगर ऐसा हो तो हम ऐसे खुले दिल से ऐसे ही बैठे रहेंगे। ये बड़े शर्म की बात है देश के लिए। जंतर मंतर पर वो बैठे हैं, लेकिन क्या ये संघर्ष समितियां, जैसे सूत्रों के हवाले से खबर मिली कि हिसार में और कई अन्य शहरों के अंदर लोगों ने वहाँ पर भी धरना देना शुरू कर दिया है, क्या आप भी ऐसी कोई योजना सिवानी में बना रहे हो कि सरकार के खिलाफ आप भी संघर्ष करोगे, उन खिलाड़ियों को न्याय मिले, इसलिए क्या आपका भी कोई कार्यक्रम है? ऐसा है, हमने पीछे 2 दिन पहले 3 तारीख को 4 तारीख को 2 घंटे का सांकेतिक हमने टोल बंद करवाया था, जब रात में अपनी बेटियों के साथ दिल्ली पुलिस प्रशासन ने अभद्र व्यवहार किया था। और उसके विरोध में हमने 2 घंटे हरियाणा में टोल बंद किए थे। और हमारी कल यूनियन जो है हमारी, उसकी मीटिंग है, उसमें हम फैसला करेंगे कि ब्लॉक स्तर पे हम इसका विरोध प्रदर्शन करें और अपना राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन सौंपें। जो अपनी बहनें वहाँ बैठी है उनको न्याय मिले, और जो ब्रजभूषण जी हैं जो आज एक बड़े ही सामान्य पद पे बैठे हैं, और जो अपना बोर्ड जो है उनका उसके अध्यक्ष भी हैं वो, तो उनको भी हम मान लो ये कहना चाहेंगे कि अपनी गलती स्वीकार करें, गलती हुई है उनसे वो स्वीकार करके अपना कोर्ट में आए और जो बहन बेटियां हैं उनका मान सम्मान बढ़ाएं। किसान मजदूर के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हो? मैं किसान और मजदूर दोनों ही वर्गों में, ज़्यादा मैं मजदूरों में रहता हूँ, तो मैं ये कहता हूँ कि अपना जो हक है, हमेशा से ही किसान मजदूर को, मजदूर वर्ग को अपना हक मांगने से कभी नहीं मिला है। वो सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करने से और एकजुट होकर रहकर ही वो ले पाएंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी कहा है, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। तो ये जो है वो हमें संगठित रहना चाहिए,
सरकार की गलत नीतियों का खुलकर विरोध करना चाहिए। जो आज के दिन जो बीजेपी सरकार है वो बिल्कुल किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी, छात्र, नौजवान सभी के विरोध में है। बिल्कुल मान लो मैं ये कहूँगा कि सरकार बिल्कुल विफल रही है, नाकाम रही है, और मैं इस की जो बीजेपी की सरकार की जो पॉलिसियाँ हैं उससे बिल्कुल खुश नहीं हूँ, नाखुश हूँ। सरकार की कोई भी पॉलिसी हो उसी से मतलब आप सहमत नहीं हो, या सभी की सभी जो पॉलिसी है वो बेकार है? ऐसा है, हमारा जो कुछ तो ठीक भी होगी। सामाजिक जो है, हमारा जो समाज है उसके प्रति सरकार की जो जवाबदेही है उसमें वो विफल है। चाहिए अब हरियाणा में लगाओ आप, फैमिली आईडी है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। फैमिली आईडी मतलब मैं ये कहूँगा कि सबसे एक गलत निर्णय था हरियाणा में ट्रायल करने का। हरियाणा में जो अपना मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, वो उसमें जो इनकम का जो ऑप्शन दिया है, सरकार ने इनकम का ऑप्शन दिया है, भाई इतनी इनकम होनी चाहिए, और उसकी एक समय सीमा भी तय की है कि इससे ऊपर की अगर 1,80,000 से ऊपर की इनकम है तो वो सरकार के बेनिफिट नहीं ले पाएगा। सरकार ने ये तय किया है, तो सरकार ने उसमें जो मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, छोटा किसान है, उसकी आय के साथ साथ उसका खर्च भी तो उसके अंदर शामिल करना चाहिए। बिल्कुल, उसके तहत ही तो वो पता लगेगा इसकी इनकम कितनी है। ठीक है, हम मानते हैं मजदूर 400-450 रुपये दिहाड़ी लेता है, लेकिन 400-450 रुपये में उसको बचता कितना है? दूसरा, ऊपर से अभी कंडीशन लगाई है, जो राशन कार्ड, जो बीपीएल राशन कार्ड बने थे, मैंने पीछे भी बोला था ये कि राशन कार्ड बनाए, उन्होंने हवाई लूटी कि हमने 12.5 लाख राशन कार्ड बीपीएल जो बनाए हैं, उसके बाद 5-7 दिन के बाद फैमिली आईडी में जो इनकम है अपग्रेड हुई है। ऑटोमेटिक जो इनका सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिक अपग्रेड कर उसमें 5 लाख इनकम, 2.5 लाख से 5 लाख, 4.5 लाख राशन कार्ड फिर कट गए। तो उसका जो खर्च है उसके हिसाब से उसमें ऐड करना चाहिए, फिर उसकी रियल जो इनकम है वो आएगी। किसी के बच्चे अगर प्राइवेट के स्कूल में पढ़ रहे हैं वो बीपीएल श्रेणी में नहीं है, किसी के यहाँ 2 व्हीलर 4 व्हीलर कोई छोटा मोटा व्हीकल है वो बीपीएल श्रेणी में नहीं है, किसी के छत है, सर पे जो पक्की छत है वो भी बीपीएल श्रेणी में नहीं है। तो इसका मतलब तो ये है, जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो लोग हैं वो सरकार ये मान रही है कि वो है ही नहीं हरियाणा में। जो धरातल पे वो आकर देखे, उसका वेरिफिकेशन अच्छे से हो तो पता लगे भाई क्या है। वृद्धा पेंशन जो मिलती है, जो अब सरकार ने 2750 रुपये कर दी है, लेकिन वो भी हम कई बार देखते हैं गाँव में जब जाते हैं तो बहुत सारे बुजुर्ग होते हैं कि कई लोगों की तो बनती नहीं क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड नहीं होता, कई लोगों की इनकम ज़्यादा दिखा देते हैं, क्योंकि हमारे देहात के अंदर एक चलन है कि जब तक माँ बाप जीवित है तो उनके नाम प्रॉपर्टी रहती है, उस प्रॉपर्टी को आधार मानकर बुढ़ापा पेंशन भी काट देते हैं। तो इस मुद्दे पर भी क्या आपने कभी सरकार के समक्ष ऐसी मांग रखी है कि बुजुर्गों का जो मान सम्मान है वो बनाए रखें, पेंशन काटी ना जाए? इस बाबत में आपका क्या कहना है? ऐसा है, जैसे 60 साल के बाद, ये सरकार की पॉलिसी है, 60 साल के बाद गवर्नमेंट जॉब से रिटायर करते हैं। रिटायर इसलिए करते हैं कि वो काम करने के लायक, मतलब उसको जो शारीरिक जो शक्ति है वो शक्ति नहीं रहती जो काम करे। तो उसके बाद में बुढ़ापा पेंशन जो मिलती है वो भी 60 साल के बाद में मिलती है। और जो ये आपने पूछा है ये सही है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, जो उम्र तो उसकी 80 साल है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर वो जो बुढ़ापा पेंशन जो भत्ता है वो नहीं मिल रहा है। तो ये मैं पहले कभी ऐसी कोई बात मैंने नहीं रखी है, लेकिन मैं आज आपके चैनल पे मैं ये रख रहा हूँ कि उसका जो भी डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो प्रूफ एक हो, पहले जन्म प्रमाण पत्र नहीं था, जन्म प्रमाण पत्र ऐड ही नहीं करवाते थे। 1984 के बाद में जो जन्म प्रमाण पत्र की जो व्यवस्था है वो हुई है, तो उससे पहले के जो जिसका भी जन्म है उसके जो डॉक्यूमेंट है, राशन कार्ड है या वोट कार्ड है या आधार कार्ड है, उसके हिसाब से उनके वेरीफाई करके या कोई ऐसा मतलब के बीच का रास्ता निकाला जाए जो अभी तक वंचित है इस पेंशन स्कीम से, उनको वो मिल पाए। जो
गरीब जो तबके के जो बड़े बुजुर्ग हमारे हैं वो उसका गुजारा अच्छे से हो सके। धन्यवाद दर्शकों, ये थे हमारे साथ आज़ाद सिंह मीराण।